हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हमारे जो अणु संख्या गुणधर्म चल रहे थे, इन अणु संख्या गुणधर्म की सीरीज में हमने देखो अणु संख्या गुणधर्म पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है। तो हमने सीख लिया था कि अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयनों के गुण होते हैं, और तनु विलयनों के ऐसे गुण होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 4 थी। कौन कौन सी? तो पहला था हमारा बाष्पदाम्य अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हमारा क्या था मेरे भाई? तो दूसरा हमारा क्या था? क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा था हेमांक में अवनमन, और चौथा था हमारा परासरण दाब। इन चारों जो अणु संख्या गुणधर्म आपको दिख रहे हैं, इनसे प्रत्येक से क्वेश्चन बनता है, आएगा मेरे भाई। आपको बता दें, थोड़ा सा जो वॉइस है इसका इशू हो सकता है। बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा है और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी आवाज़ थोड़ी आ रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इशू रह सकता है, बट आप एडजस्ट कर लेंगे, आई होप, ठीक है। तो अणु संख्या गुणधर्म को हमें कवर करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, ये 2 नंबर का। लेकिन इससे कुछ बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं 5 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। तो वो किससे बनेगा? अणु संख्या गुणधर्म से। तो हमें एक एक अणु संख्या गुणधर्म को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, और उससे संबंधित जो भी व्यंजक जो भी कुछ रहेगा वो सब कराएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बाष्पदाम्य अवनमन, और बाष्पदाम्य अवनमन के बाद बाष्पदाम्य आपेक्षिक अवनमन, इसके न्यूमेरिकल, और इसके बाद समय अगर अपने रहेगा, ज़्यादा लंबा खिंचेगा नहीं, तो हम दूसरा अणु संख्या गुणधर्म भी कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा पहला अणु संख्या गुणधर्म है बाष्पदाम्य अवनमन। जी हाँ, बाष्पदाम्य अवनमन, या फिर हम इसे बोलें बाष्पदाम्य आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। तो यहाँ शब्दों को समझो, शब्दों को जानो। देखो, बाष्पदाब आप जानते हो, ये जो बाष्पदाब आपको दिख रहा है, इस बाष्पदाब को आप बहुत अच्छे से जानते हो। बाष्प अणुओं द्वारा, मैंने ये समझा दिया, बाष्प अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? वाष्पदाब। सिंपल है, बाष्प अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वाष्पदाब कहते हैं। समझा दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध क्या होता है? जल, या फिर हम कहें शुद्ध विलायक होता है। शुद्ध क्या होता है? विलायक। और शुद्ध विलायक क्या होता है मेरे भाई? जल होता है। शुद्ध विलायक क्या होता है? जल होता है। और शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है वो आपका सबसे अधिक होता है। शुद्ध विलायक जो जल होता है, इसका जो P0A, मतलब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को हम P0A से व्यक्त करते हैं, और इसका जो वाष्पदाब होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक, ठीक है। तो ये वाष्पदाब समझ गए। अब में अवनमन है। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं वाष्पदाब में कमी, वाष्पदाब में कमी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अवनमन का मतलब कमी होता है। तो वाष्पदाब में हमें क्या निकालना है? कमी निकालना है। और फिर इसको समझने के बाद फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। वाष्पदाब में अवनमन मतलब वाष्पदाब में कमी। अच्छा, मैं समझा रहा हूँ आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ से एक एक चीज़ को समझते चलिए बस आप। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 पात्र ले रहा हूँ। देखो, एक पात्र मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया, ठीक है, और इस पात्र में मैंने केवल और केवल शुद्ध विलायक लिया है, और शुद्ध विलायक क्या होता है? जल। तो मैंने यहाँ पर इस पात्र में क्या लिया है मेरे भाई? शुद्ध विलायक लिया। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब ये शुद्ध विलायक लिया है मैंने जल, ठीक है। तो जब मैं इसको गर्म करूँगा, जब मैं क्या करूँगा? इसको गर्म करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो मेरे पास ये जो गर्म करने का कोई स्रोत है, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ? इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, इसको मैं गर्म करूँगा, इसको मैं गर्म करूँगा, तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर क्या बनेंगे? बाष्प अणु बनेंगे। और शुद्ध विलायक है तो बाष्प अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं बोलो? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि शुद्ध विलायक में बाष्प अणु बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए वाष्पदाब बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बाष्प अणु बहुत ज़्यादा बनेंगे। बाष्प अणु क्या होंगे? बहुत ज़्यादा बनेंगे। देखो मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए, ठीक है। बहुत अधिक बाष्प अणु, बहुत अधिक बाष्प अणु बनेंगे, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बाष्प अणु बनेंगे तो बहुत ज़्यादा बाष्प अणु टूटेंगे, और बहुत ज़्यादा बाष्प अणु टूटेंगे तो वाष्पदाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कारण यही है कि वाष्पदाब शुद्ध विलायक का अधिक होता है। इसका कारण यही है कि उसमें बाष्प अणु बहुत ज़्यादा बनते हैं, और बहुत ज़्यादा बाष्प अणु बनेंगे तो बहुत ज़्यादा टूटेंगे, इसलिए इसका वाष्पदाब क्या होता है? अधिक होता है। तो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को हम व्यक्त करते हैं P0A से, और P0A का मान क्या है? अधिक है। यहाँ पर P0A का मान क्या है? अधिक है। समझ गए ना? कोई दिक्कत?
आगे मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं एक और पात्र ले रहा हूँ। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और पात्र ले रहा हूँ। ये मैंने एक और पात्र यहाँ पर ले लिया और मैंने इस पात्र में क्या कर दिया मेरे भाई, जल के साथ मैंने आवासशील विलेय मिला दिया, नमक। ठीक है, अब आवासशील विलेय क्या होता है, आवासशील जिसमें वाष्प न बने। ये सबको समझा चुका हूँ मैंने एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको समझाया ना हो। सारी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर देख लो। ठीक है, तो नमक क्या है यहाँ पर, आवासशील जिसमें वाष्प ना बने। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, जल और नमक मिला दिया और जल और नमक मिला के मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर भर दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गर्म करने का एक स्रोत ले लिया और उसके द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं गर्म इसको करूँगा तो नमक क्या है, आवासशील। नमक क्या है, आवासशील, जो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं है। साथ में नमक जो है जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा, तो जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से क्या करेगा, रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। तो यहाँ पर वाष्प अणुओं की संख्या जो है वो कम बनेगी, है ना, वाष्प अणु कम बनेंगे। यहाँ पर वाष्प अणु है ना कम बनेंगे। अब वाष्प अणु कम बनेंगे, ध्यान रखना, वाष्प अणु जो है ना इसके कम बनेंगे। अब ध्यान रखना मेरे भाई, वाष्प अणु जब कम बनेंगे तो ये जो विलयन बन गया, जल और नमक का जो विलयन बन गया, वाष्प अणु कम बनेंगे तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो भी तो कम होगा। देखो एस क्या बता रहा है कि ये सॉल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, ए क्या बता रहा है कि ये विलायक का, क्योंकि ये जल था, जल केवल विलायक है तो ये विलायक का वाष्प दाब है और ये सॉल्यूशन का वाष्प दाब है। तो यहाँ पर वाष्प अणु कम बने और वाष्प अणु कम बनने के साथ जो विलयन का वाष्प दाब है ये भी क्या हो गया, कम हो गया। ये भी क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गया। अब कितना कम हुआ है, जितना कम हुआ है वो कमी ही कहलाएगी वाष्प दाब में अवनमन। मान लो हमारे पास पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था 100 पास्कल, कितना था, 100 पास्कल। लेकिन जब हमने इसमें आवासशील विलेय जैसे नमक या शक्कर या कोई अन्य पदार्थ मिला दिया तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90। तो पहले कितना था, 100 और अब कितना हो गया, 90। तो ये कितना कम हुआ, कितने की कमी आई है, तो आप कहोगे सर 10 की कमी आई है, क्योंकि पहले 100 था अब 90 है, 10 की कमी आई है। तो जो 10 की कमी आई है उस 10 की कमी को ही हम क्या बोलेंगे, और ये कमी किस में आई है, वाष्प दाब में। किस में आई है, वाष्प दाब में। तो ये जो कमी है इस कमी को ही बोला जाएगा मेरे भाई वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, समझ रहे हैं ना। अगर इस कमी को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 100 में से 90 को माइनस कर दूंगा तो ये कमी आपको प्राप्त हो जाएगी। 100 में से 90 को माइनस कर दूंगा तो ये कमी आपको मिल जाएगी, कमी आपको प्राप्त हो जाएगी। बट एक चीज़ और समझो मेरे भाई, अगर मेरे पास ये 100 और ये जो 90 है ये वैल्यू होती नहीं, अगर ये वैल्यू मेरे पास होती ही नहीं तो मैं इस कमी को कैसे निकालता, तो इस कमी को कैसे निकालता, तो मुझे पता है कमी हो या वृद्धि, कमी हो या फिर वृद्धि हो, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर वाष्प दाब क्या था, अधिक, और यहाँ पर वाष्प दाब क्या है, कम। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कमी निकल जाएगी। चाहे तो आप क्या करते हो, देखो पीएस से व्यक्त कर सकते हो, चाहे आप पीए से व्यक्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अधिक है और ये क्या है, कम। अगर ये कमी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पी नॉट ए है और पी नॉट ए में से मुझे पी ए को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पी नॉट ए में से पी ए को जब माइनस कर दूंगा तो ये बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा तो जो कमी हुई है वाष्प दाब में वो कमी निकल जाएगी और यही कमी कहलाएगी वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो ये हो जाएगी वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। समझे आप मेरे भाई, बिल्कुल। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत कोई नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। बने विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को, जो कमी हुई है इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो इतनी थ्योरी आप बोर्ड पे से देख के लिख लेना और इसके बाद आगे उसको लिख लेना, इसे पी नॉट ए माइनस पी ए से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर लिख लेना। इसके बाद एक लाइन और ऐड कर लेना, इसे पी नॉट ए माइनस पी ए से व्यक्त करते हैं। क्लियर, अर्थात करना वाष्प दाब में अवनमन बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, अर्थात करके ये लाइन।
कोई दिक्कत है मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम देखेंगे आपेक्षिक अवनमन। किसको? आपेक्षिक अवनमन को। ठीक है, अब यहाँ पर समझो मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर PS से व्यक्त कर रहे हो तो यहाँ पर क्या जाएगा? आपका PS आ जाएगा। अगर PS से व्यक्त कर रहे हो तो यहाँ पर क्या जाएगा? आपका PS आ जाएगा। और PA से व्यक्त कर रहे हो तो P आ जाएगा। जो आपके ऊपर डिपेंड है, ये आप किससे व्यक्त कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, उसके हिसाब से आप ही निकाल लेना। ठीक है, चलो यहाँ समझो। अब देखो, हमने देखा कि P0 क्या है। अब मुझे बताओ P0 क्या है? तो आप कहोगे सर P0 शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। किसका वाष्पदाब है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई PA क्या है, तो आप कह दोगे कि सर ये विलयन का वाष्पदाब है। किसका? विलयन के वाष्पदाब को PA से व्यक्त कर रहा है ना, तो यहाँ PA ही कर लो यार, है ना, सब में PA ही कर लो, दिक्कत नहीं होगी। चलो PA कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये PA, तो आप बोलोगे सर ये विलयन का वाष्पदाब हो गया, ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, और ये जो है ना आवासशील विलयुक्त विलयन का वाष्पदाब है। ठीक है, अब मैं बोलूँ भाई ये क्या है, तो देखो सर ना P0 माइनस PA बन गया ना, तो P0 माइनस PA क्या है? वाष्पदाब में अवनमन। तो आप बोलोगे सर ये वाष्पदाब में अवनमन है। ठीक है, तो ये वाष्पदाब में अवनमन है, और मैंने बटे में क्या लिख दिया? P0A। तो ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। किसका वाष्पदाब? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या लिखाया है कि ये वाष्पदाब में क्या है? अवनमन, और ये है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और देखो ये दोनों मैंने क्या बना दिया? अनुपात में लिख दिए। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, उन शब्दों पे ध्यान देना जरा। वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन एवं, वाष्पदाब में अवनमन हो गया, एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ से लिख दे रहा हूँ, वाष्पदाब में आपेक्षिक, यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ध्यान रखना। तो वाष्पदाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इतना लिख लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? अथवा अर्थात डाल के ये वाला फॉर्मूला लिख लो, इसको डब्बे में बंद कर लो। इस टाइप का जो बॉक्स है इसमें बंद कर लो। ठीक है, तो देखो आप प्रॉपर आप नोट्स भी बनाओ, क्योंकि मैं उसी टाइप से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सको। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने समझा दिया, थ्योरी बता ही नहीं रहा हूँ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एग्जाम में भी तो लिखना होता है ना। अगर मैं समझाता जाऊँगा तो एग्जाम में लिखने की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आप लिखते भी जाओ और आप अच्छे से नोट्स बनाते जाओ और समझते भी जाओ। ठीक है, तो इतना लिख लिया, उसके बाद ये लिख के उसको डब्बे में बना लें। ठीक है, तो ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P0A माइनस PA अपॉन P0A। ठीक है, तो ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर दिक्कत है, ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ कि सर हमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, या जितनी भी दिक्कत जा रही है वो दिक्कत के बारे में मुझे बताओ। ठीक है, ज़रूर बताना मेरे भाई, ज़रूर बताओ। ठीक है, अब मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ? इन चीज़ों को हटा रहा हूँ, यहाँ से इन चीज़ों को हटा रहा हूँ। अब मेरे भाई इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से वो क्वेश्चन हमारा बनता है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाष्पदाब में आपेक्षिक, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, व्यंजक निर्मित कीजिए। ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है। मतलब जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका आपको सूत्र निकालना है। इसमें अवनमन के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ना आपको फॉर्मूला निकालना है, मतलब ये वाला सूत्र आपको निकालना है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से आपने देख लिया ना इस चीज़ को। अगर आपने देख लिया इसको, तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो दोस्तों अगर देखो सुनो समझो, अगर हमें संबंध स्थापित करना है, तो अगर संबंध स्थापित करना है, जैसे मान के चलो हमें किसी की शादी कराना है,
तो शादी कराना है तो कोई तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अच्छे से शादी कराना है तो पंडित की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। पंडित जब मंत्र नहीं पढ़ेगा, पंडित जब है ना कुछ नहीं करेगा तो फिर मतलब अपना शादी कैसे हो जाएगा, है ना। तो मतलब शादी के लिए, संबंध के लिए एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वासुदेव में अपेक्षिक अवनमन के लिए हमें क्या करना है, व्यंजक। तो ये भी एक संबंधी है, तो यहाँ से हमें एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी और वो तीसरा व्यक्ति है हमारा राउल्ट नियम। कौन सा नियम, राउल्ट नियम। तो यहाँ पर हम इसकी स्थापना करेंगे तो लिख देंगे राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से। तो राउल्ट नियम हमने करा दिया है, राउल्ट नियम हमने आपको समझा दिया है, और राउल्ट नियम जो होता है उसका फाइनली जो फॉर्मूला निकला था वो बताना है, ठीक है। तो आप सोचो जरा वो फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए डॉट एक्स ए। ये हमारा राउल्ट नियम का फाइनल वाला फॉर्मूला होता है। तो हमें इसकी हेल्प लेना है और इसकी हेल्प लेकर हम इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे भाई यहाँ एक किंतु लगाना है, और किंतु में आपको एक चीज़ पता होगी, जब मैंने आपको मूल परिभाष पढ़ाया था तो हमने देखा था कि जो एक्स ए और एक्स बी है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब एक्स ए और एक्स बी को जोड़ दो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। कितना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, एक्स ए दिख रहा है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है इससे एक्स ए का मान निकालो। तो जब हम इससे एक्स ए का मान निकालेंगे तो एक्स बी को बॉर्डर के इस तरफ भेज देंगे भाई, है ना। बॉर्डर के इस तरफ कहेंगे भाई तुम जाओ, है ना। अगर तुम जाओ तो ये इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। ये प्लस का माइनस नहीं हो जाता, या बॉर्डर पार जो कोई जाएगा उसकी शक्ल खराब हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ये प्लस में था, इस तरफ जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास किसका मान आ गया, एक्स ए का मान आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स ए है तो लिख देंगे एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो एक्स ए का मान है उसको हम समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। तो देखिए जरा, एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जब इसका मान इसमें रखेंगे, एक्स ए का मान इसमें, तो देखो यहाँ पर पी ए आपका ज्यों कहते हैं बिल्कुल भाई, पी ए है ना। यहाँ पर देखो आप क्या है, पी नॉट ए है बिल्कुल, डॉट, ये डॉट। अब डॉट एक्स ए का मान रखना है तो एक्स ए का मान क्या है, 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स ए की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एक्स बी। तो ये रख दिया 1 माइनस एक्स बी। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए का पहले तो 1 में होगा, तो पी नॉट ए का 1 में होगा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं रहता, माइनस। 1 मिनट मेरे भाई, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर पी नॉट ए का इसमें कर दिया, एक्स बी में करेंगे। अब इसमें करेंगे तो ये आपका पी नॉट ए और ये एक्स बी, डॉट लगा दो बीच में, ये बनेगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। तो ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए क्या यहाँ से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये वाला फॉर्मूला बन जाए, जरा एक बार देख लो। क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमें ये काय का चाहिए, प्लस का, और पी ए चाहिए माइनस का, मतलब पी ए माइनस का चाहिए। तो ऐसा करो मेरे भाई, ये जो है इसको आप इस तरफ ले जाओ और जो पी ए है उसको आप इस तरफ ले जाओ। तो देखो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब पी नॉट ए डॉट एक्स बी, ये प्लस का हो गया। और ये जब इस तरफ जाएगा तो ये पी नॉट ए तो प्लस का ही है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पी ए। कोई दिक्कत, तो देखो पी नॉट ए माइनस पी ए बन गया, बिल्कुल बन गया। अब बटे में हमें क्या चाहिए, पी नॉट ए चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर इस पी नॉट, देखो आपको पता है ना गुणा वाला बटे में चला जाता है, जो गुणा में होता है मल्टीपल में होता है वो मतलब बटे में चला जाता है। तो यहाँ से एक्स बी का मान निकालें तो पी नॉट ए कहाँ जाएगा, तो देखो एक्स बी बराबर ये तो आपका पी नॉट ए माइनस पी ए सेम रहा, और ये इसका मान निकालेंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। और भाई बटे में जाएगा तो बटे में क्या बन जाएगा, पी नॉट, एक सेकेंड, पी नॉट ए, ये बन जाएगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, एक सेकेंड, पी नॉट ए, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा जो है ना, सॉरी किसका वैल्यू नहीं, हमें जो व्यंजक निकालना था भागदाम में आपेक्षिक अवनमन का, वो व्यंजक आ गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। देखो यही का यही व्यंजक है, आ गया ना।
और ये किसके बराबर आया, एक्स बी के। और एक्स बी क्या है, तो एक्स बी है विलेय के मूल प्रभाष। विलेय के, जिनने पढ़ा है उसको पता होगा कि क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। विलेय के मूल प्रभाष, जहाँ की मैं सब चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। विलेय के मूल प्रभाष, समझ रहे हैं ना। तो ये याद रखना इस बात को, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो किसके बराबर हो गया, विलेय के मूल प्रभाष के बराबर हो गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया है, इतना आपको समझ में आ गया है, तो मैं आगे चीज़ों को बढ़ाऊँ, बोलो बढ़ाऊँ आगे चीज़ों को। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो आप समझ लो। एक क्वेश्चन आता है, आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, तो देखो मेरे भाई, ये क्या है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जो किसके बराबर है, विलेय के मूल प्रभाष के। विलेय के किसके, मूल प्रभाष के। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जवाब मेरे भाई ये है कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसे आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम कहते हैं। ऐसा नहीं लिखना, और अच्छे से लिखना है। तो क्या लिखोगे, आवासशील विलेयुक्त विलयन में, आवासशील विलेयुक्त विलयन के लिए, ऐसा बोल सकते हो, आवासशील विलेयुक्त विलयन के लिए होने वाला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसे आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम कहते हैं। इतना लिख दोगे और अर्थात करके ये लिख देना, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर खत्म। समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब मैं यहाँ से एक और चीज़ आपको निकलवा के बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझना, ठीक है। वो एक्स्ट्रा में रहेगी, वो नोट में रहेगी वो चीज़। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं चीज़ों को बढ़ा देता हूँ आगे। ओके मेरे भाई, तो इसको हटा दूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, चल ले लिया। अब यहाँ से मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या समझा, हमने यहाँ पर एक नोट डाल दीजिए आप, नोट डाल के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए, नोट डाल लिया। अब यहाँ से मैंने देखा एक्स बी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये होता है। बोलो सही बात, बिल्कुल होता है। अगर हमें पी नॉट ए, पी ए और पी नॉट ए और पी ए की वैल्यू दे के रखी है, तो आप एक्स बी निकाल लोगे, क्या है, एक्स बी निकाल लोगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं दिया, आपको घुमा कर दे दिया, आपको विलेय और विलायी की मात्रा दे दी, तो आप इस फॉर्मूले से कैसे आंसर निकालोगे। तो सुनो मेरे भाई, यहाँ समझो, हमें पता है जो एक्स बी होता है मूल प्रभाज है, क्या है, विलेय के मूल प्रभाज है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो भाई सही बात है। देखो मैं पहले ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, एक एक चीज़ को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। आपने अगर क्रम से देखा होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैं क्या बताऊँ, अब क्या ही कह सकता हूँ, आप देख लो यार पहले वीडियो को, ठीक है। चलो ये होता है। इसके अलावा अब ये तो ये होता है, और हमें ये पता है एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। बोलो होता है, एन क्या है, मोलों की संख्या, और ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, भार है, क्या है, भार है। और ये क्या है, अणु भार, ये क्या है, अणु भार है। तो समझ में आया मेरे प्यारे भाई, समझ में आया मेरे भाई प्यारे भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर एन ए लिख दूँ, तो मुझे यहाँ डब्ल्यू ए लिखना पड़ेगा और यहाँ एम ए लिखना पड़ेगा। अब ए क्या होता है, तो ए फॉर क्या होता है, विलायक। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ए को क्या करते हैं, विलायक बोलते हैं, और बी को हम विलेय बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ एन बी लिखूँगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू बी, और यहाँ पर एम बी लिखना पड़ेगा। तो इतना समझ में आया मेरे सुंदर से भैया, मेरे प्यारे से भैया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना, ठीक है। आगे देखो, तो मेरे प्यारे से भैया, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि जो पी नॉट ए पी ए है और ये पी नॉट ए है, मैं क्या करना चाहता हूँ, जो एक्स बी है
इस XB की जगह ये रखना चाहता हूँ तो रख दो सर, बिल्कुल। तो XB की जगह जब मैं ये रख दूंगा तो ये तो सेम रहा, XB की जगह ये रख दूंगा तो ये NB आएगा और ये आ जाएगा NA और प्लस NB, NA प्लस NB। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को शुद्ध विलायक के लिए लागू कर दूं, शुद्ध विलायक क्या होता है? जल। शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है? जल। तो अगर मैं इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू कर दूं इस समीकरण को, तो आपका शुद्ध विलायक में विलय तो होता ही नहीं है। बोलो, शुद्ध विलायक में विलय होता है क्या? नहीं होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शुद्ध विलायक में जब विलय नहीं होता तो Na का मान बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। किससे? NB से। किससे हो जाएगा? NB से। मतलब Na की तुलना में NB बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। Na की तुलना में NB क्या हो जाएगा? नगण्य। और नगण्य मतलब शून्य के बराबर। लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ? तुलना कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? ये तुलना कर रहा हूँ। किससे? शुद्ध विलायक से। और तुलना मेरे प्यारे भैया बटे में होती है। तुलना कहाँ पर होती है मेरे प्यारे से भैया? बटे में होती है। अब बटे में तुलना होती है तो बटे का जो NB है उसकी जगह 0 आ जाएगा। अब बटे का NB उसकी जगह 0 आ जाएगा तो ये P0A और ये आपका PA अपॉन क्या हो जाएगा? P0A और यहाँ क्या बचेगा? NB। क्योंकि तुलना बटे में होती है तो यहाँ 0 नहीं रखना, बटे में 0 रखना। ठीक है, तो ये NB और ये हमारा हो गया NA। बोलो भाई, सही है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये एक फॉर्मूला निकल गया। लेकिन मैं Na और NB का मान भी तो रख सकता हूँ। बोलो, Na और NB का मान भी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो अगर मैं Na और NB का मान रखूँगा तो देखो मैं मान यहाँ रख के बता रहा हूँ, थोड़ी यहाँ जगह कम है। ठीक है, तो ये आपका P0A माइनस PA अपॉन P0A और Na और NB का मान रखूँ तो NB का मान क्या है हमारा? ये WB अपॉन MB। ये NB का मान रखा मैंने। और Na का मान रखूँगा तो मेरे प्यारे से भाई क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA। WA अपॉन MA। बट ये तो देखो आप कितने रेशो बने हैं, 1 2 3 4, 4 रेशो बन गए। और 4 रेशो की कहानी तो आपको पता ही है। ठीक है, P0A माइनस PA अपॉन P0। ठीक है, बराबर ये 4 बटे की कहानी क्या है? पहला और जो दूसरा होता है उसको तो सेम लिखा जाता, पहला और दूसरा सेम रहा। इसके बाद आगे की कहानी क्या होती है? गुणा का आपका साइन लगा के आप चौथा लिखते हो, मतलब ये चौथा और ये फिर आप तीसरा लिखते हो। ठीक है, ये तो ये आप हल्का फुल्का मत समझना कि सर ये क्या करा दिया, आप ज़बरदस्ती क्यों करा रहे हैं। तो मेरे भाई इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इससे आप न्यूमेरिकल को आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो देखिए, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को याद रखिए, इन चीज़ों को देखो। वैसे आप इस चीज़ को याद रखो, इससे ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ये चीज़ याद है और ये सब आपको ये जो है ना कॉन्सेप्ट पता है ना, कहाँ क्या लगना है, ये सब पता है। तो इससे न्यूमेरिकल बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। तो आइए मैं इसी टाइप का बिल्कुल एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखो तो मेरे प्यारे इस भाई, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जो मैंने अभी बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे है। अब समझ लिए, पहले मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है 293 केल्विन तापमान, मतलब कोई एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर कोई निश्चित टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जो जल है, जल जो आपका शुद्ध विलायक होता है, जल जो आपका क्या है? शुद्ध विलायक है, जल का वाष्प दाब, मतलब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे के रखे, मतलब ये आपको P0A की वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, वाष्प दाब 17.535 mmHg है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको ये दे के रखा है। आगे वो कह रहा है कि 25 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, 25 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, को इसने क्या किया है? 450 ग्राम H2O मतलब जल में घोला गया, मतलब इतने ग्लूकोज को इतने जल में मिला दिया। जब इसने ग्लूकोज को इतने जल में मिला दिया तो ग्लूकोज क्या है? आवासशील है। जैसे नमक शक्कर ये आवासशील है, उसी प्रकार ग्लूकोज भी क्या है? आवासशील है। तो इतने ग्लूकोज को इतने जल में मिला दिया। अब इतने ग्लूकोज को इतने जल में मिला दिया और अब जो जल बना है उस जल का
वाष्प दाब ज्ञात कर रहा है। मतलब ये कह रहा है आवासशील जो विलय युक्त जो जल बना है उसका आप क्या करो, वाष्प दाब। मतलब देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये आपके पास शुद्ध विलायक था, ये पास आपके क्या था, शुद्ध विलायक था जो जल था, ठीक है, ये क्या था, जल। इसका इसने वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, P0 है। इसका मान उसने कितना दे दिया, 17.535। अब उसने क्या कर दिया, इस जल में क्या डाल दिया उसने, ग्लूकोज डाल दिया। क्या डाल दिया, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज डाल दिया तो ये आवासशील विलयुक्त वाला जल बन गया ना, इसमें आवासशील विलय मिला दिया तो ये विलय मतलब ये जो अशुद्धि वाला जल बन गया ना। तो उसने बोला है कि अब जब हमने इसमें ये मिला देते हो तो इस जल का वाष्प दाब ज्ञात करो। मतलब आपको पीए के मान जो है ना ज्ञात करना है, पीए का मान जो है ना इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, या फिर आप पीए को पीएस से ही व्यक्त करते हैं तो पीए या पीएस का मान इस क्वेश्चन में निकालना है। तो हम पीए लेके चल रहे हैं तो पीए के बाद समझ गए ना इतना क्वेश्चन, ठीक है। तो बट अगर हमें इस क्वेश्चन को निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर XB। तो बोलो इस फॉर्मूले से क्या आंसर आपका आएगा, नहीं, ये आपके विलय के मोल प्रभाज हैं। क्या क्वेश्चन में कहीं आपको विलय के मोल प्रभाज दिए हैं, नहीं, आपको दिया है 450 ग्राम जल जो आपका विलायक है और 25 ग्राम ग्लूकोज जो आपका विलय है। मतलब जो ग्लूकोज है वो आपका किसका काम कर रहा है, विलय का काम कर रहा है, ठीक है, विलय का काम कर रहा है। और जो जल है वो किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विलायक। तो विलायक और विलय आपको अलग अलग दे के रखें, और जब विलायक और विलय आपको अलग अलग दे के रखें तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। तो मैंने अंत में आपको एक फॉर्मूला लिखाया था ना, कौन सा लिखाया था, WB अपॉन MB, है ना, और ये था MB अपॉन WA, ये लिखाया था ना अभी अंत में। इस फॉर्मूले से हो जाएगा क्योंकि ये विलय के लिए दिया है। विलय का देखो WB क्या है, विलय का भार, और विलय का भार मतलब ग्लूकोज का भार 25 ग्राम, और MB क्या है, अणु भार। तो ग्लूकोज का अणु भार अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ C कितने हैं, 6, तो एक C का कितना होता है, 12, तो 6 का क्या हो जाएगा, है ना। फिर H का 1 होता है 12 का, O का 6 है, तो है ना, तो ऐसे टोटल करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर WB आपको दिया है 25 और MB आपने निकाल लिया 180। ऐसे ही आप सॉरी ये MA है, क्या है, ये MA है, ठीक है। MA क्या है, विलायक का भार। तो विलायक क्या है, जल, और जल का सूत्र क्या होता है, H2। तो इसका भार निकालेंगे तो कितना जाएगा, 18 ग्राम, और WA आपको कितना दिया, 450 ग्राम। तो ये सब वैल्यू पुट करोगे, इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर अच्छे से मैं जमा के करा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ समझा दिया, अब समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, वाष्प दाब, मतलब P0A का मान दिया है। तो P0A का मान कितना दिया है, 17.535 mmH, ये दिया है। इसके बाद विलय और विलायक दिया है, तो यहाँ पर देंगे, लिख देंगे विलय के लिए। तो विलय क्या है आपका, ग्लूकोज। विलय आपका क्या है, ग्लूकोज। तो विलय के लिए WB का मान कितना दिया है, 25 ग्राम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, चलो 25 ग्राम, और इसका MB निकालेंगे। किसका निकालेंगे, MB, ठीक है। तो MB निकालेंगे किसका, ग्लूकोज का। तो C6H12O6, देखो निकालो, C का कितना होता है, 12, ठीक है, और 6 है तो 12 5 60, 12 6 72, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 72। H का 1 होता है, 12 है तो कितना जाएगा, 12, और O का 16 होता है, 6 होता है, 6 है तो ये 96। तो टोटल कितना आ जाएगा, 180। विलय के लिए हो गया। ऐसे ही हम विलायक के लिए कर लेंगे। तो विलायक जो आपका क्या है, जल है, जो आपका क्या है, जल, मतलब H2O है, ठीक है। तो के लिए, ठीक है। अब H2O के लिए करेंगे तो H2O के लिए WA कितना दिया है, तो H2O का भार कितना दिया है, 450, तो ये 450, और MB निकालेंगे H2O का तो कितना आता है, 18 ही आता है, क्योंकि भार निकालेंगे जल का, H का 2, O का 16, तो 18 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया। अब इतना सब कर लिया, अब तो हम यही फार्मूला लगा पाएंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर P0A माइनस PA अपॉन P0A, तो ये WB अपॉन MB, यहाँ पर हमारा MA और यहाँ पर आपका WA,
ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये जो मैंने अभी बताया इसलिए बताया क्योंकि ये काम आता है, एग्जाम में आता है ये चीज़, ठीक है। तो देखो P0 का मान कितना है, ये रख दो 17.535। PA का मान हमें पता नहीं, निकालना है। इसका मान कितना है 17.535। W भी कितना है 25, ये 25। MB कहाँ गया, हाँ MB कितना है 180, तो ये 180 इंटू MA कितना है, MA सॉरी MA होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, एडजस्ट करना, ठीक है। तो MA कितना है 18 और ये कितना है 450, ये 450, ठीक है 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये 10 बचा। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। इससे काटो 5 एकम 5, 5 नाम 45, ये आपका आ गया 90 और नीचे क्या है 2 है, ठीक है, नीचे क्या है 2 है। तो 90 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 17.535 रहा माइनस PA। एक बार काटना फिर से बताऊं क्या, चलेगा, ठीक है, आप काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बनता होगा ये तो 5 3 5 और यहाँ पर क्या बचा है 9 दूनी 18, मतलब 180 बचा है, 180 बचा हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको ले जाओ इधर। इसको जब इधर ले जाएंगे तो एक सेकंड में देख ले रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे मैं, ठीक है। तो ये आपका 17.535 माइनस PA और ये इधर चला गया तो 17.535 बटे कितना आ गया 180। इनके दशमलव हटा दो दशमलव, तो कितने आएंगे 3 0 आ जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप पूरा सॉल्व करो, तो आप इसको काट पीट के जितना भी जैसा भी हो आप सॉल्व कर लेना, इतना तो आपसे बनता ही होगा, काटना पीटना आपसे नहीं बनेगा, है ना, 12th क्लास में आ गए हो तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो जब इसको काटोगे पीटोगे मेरे भाई, इसको सब सॉल्व कर लोगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा उसको देखो। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है 17.535 है और ये आपके पास PA है। मैं देख रहा हूँ, एक बार कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है पूरा, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे मेरे भाई तो ये बन जाएगा 0.0975, ये आपका आ जाएगा। अब ये आ गया, हमें किसका मान निकालना है PA का मान, तो इसको ले जाओ इधर और इसको ले जाओ इधर। जब इसको इधर ले जाओगे तो ये 535 ये इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा 0.0975 और बराबर में हमारा क्या आ जाएगा PA, क्योंकि ये माइनस का था, इस तरफ आके आएगा हो जाएगा प्लस का। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो लगभग ये आ जाएगा 17.438, ठीक है। mmHg, क्योंकि ये बासदाब है ना, तो बासदाब का मात्रक mmHg होता है तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये आपका PA का मान आ गया, किसका मान आ गया PA का मान आ गया। यही आपसे पूछा था कि जल में आपने ग्लूकोज घोल दिया तो फिर जल का बासदाब ज्ञात करो, तो यही इसका आंसर है। थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये समझ लो कि ये 5 नंबर में एग्ज़ाम में आना, छोटा नहीं आएगा, 5 नंबर में ही एग्ज़ाम में आपके आने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई एक बार वीडियो को ज़रा लाइक कीजिए, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो भाई ये आज के लिए था हमारा बासदाब में अवनमन, हमारा होता है कंप्लीट, मतलब इसी के साथ हमारा जो पहला अणु संख्या गुणधर्म है वो आपका टोटल होता है फिनिश। इसके बाद अगले अणु संख्या गुणधर्म को कल करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।